हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन कैसे होता है परफॉर्म जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे उन सभी में। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का, जो दूसरा प्रोसेस है जिसको रिस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। रिस्पिरेशन जैसा कि इसका वर्ड है वैसे ही ये खुद को डिफाइन भी करता है। यहाँ पे रिस्पिरेशन के बारे में एक डिफिनेशन लिखा गया है। It is a process in living organisms involving the production of energy, typically with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances. ठीक है ना। दैट मीन्स रिस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जिसके जरिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। आखिर वो एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो वो इनटेक करता है लोग ऑक्सीजन। दैट मीन्स हम अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। देन जब उन फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसके बाद CO2 का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो उस बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन अपने बॉडी से क्या करना, बाहर रिलीज़ करना, ठीक है। इसे ही क्या कहा जाता है, रिस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। वैसे रिस्पिरेशन को एक और वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए तो ये बोला जा सकता है कि रिस्पिरेशन, ठीक है ना, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें उन सभी प्रोसेसेस को शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जिसके ज़रिए ह्यूमन बींग्स में, दैट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एक वर्ड में अगर समझना हो तो ये बोला जा सकता है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि रिस्पिरेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें उन सभी प्रोसेसेस को शामिल किया गया है जिसके ज़रिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। समझ में आया। अब थोड़ा सा और थोड़ा सा इसका लार्ज डिफिनेशन है, उसको थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, पर है इजी वो, ठीक है ना। कैसे इजी है तो अभी बताते हैं हम आपको इसके बारे में, ठीक है ना। लिखा गया है कि जो रिस्पिरेशन होता है, ठीक है ना, इसमें उन सभी प्रोसेसेस को क्या किया गया, शामिल किया गया, जिसमें हम लोग अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अपने बॉडी में इनहेल किए, ठीक है ना, और हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा, ठीक है ना, उन ऑक्सीजन का उपयोग करके, यूज़ करके हमारे बॉडी में, ठीक है ना, जो ग्लूकोज था, जो न्यूट्रिशन के जरिए हम लोगों ने जो ग्लूकोज लिया, कार्बोहाइड्रेट जो लिया था ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है ना, उसका क्या हुआ, उसका डाइजेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स में, ठीक है ना। और ये स्टेप तभी परफॉर्म होगा जब इसमें कुछ खास तरह के एंजाइम्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। तब जाके हमारे बॉडी में ATP के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा गया, रिस्पिरेशन कहा गया। यहाँ पे मैंने आप लोगों को रिस्पिरेशन का 3 अलग अलग डिफिनेशन बताया और कहीं ना कहीं सबका रीज़न एक ही था, बस वो एक कि बेसिकली बॉडी में एनर्जी को क्या करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ टर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ज़्यादातर आपको इसमें हर जगह मिलेगा, ठीक है। कुछ सब मतलब जो ज़्यादातर यूज़ हुआ है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, ठीक है। सबसे पहला, ठीक है, वो है आपका ATP के बारे में आप लोग को 9th क्लास में भी बताया गया था कि ATP क्या होता है, ठीक है ना। बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी के बॉडी में, उन सभी के सेल्स में सही मायने में क्या होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है रिस्पिरेशन के बाद, ठीक है ना। दैट मीन्स वो एनर्जी जिसकी वजह से हम हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, तो वो जो एनर्जी परफॉर्म होता है वो ATP के फॉर्म में ही परफॉर्म होता है। इस ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और एनर्जी के फॉर्म में एक और इसका फॉर्म होता है जिसको ADP भी बोला जाता है, जिसमें नाम तो बस वही रहेगा, बस यहाँ पे D की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बस यहाँ पे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स को एक कम और एक ज़्यादा करने की वजह से एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स का क्या हो जाता है, ये फॉर्मेशन होता है।
पर बेसिकली हम जैसे ऑर्गेनिजम्स में जब एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है तो सबसे पहले एडीपी का फॉर्मेशन होता है, और देन एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के आपस में इसमें आके मिल जाने की वजह से एटीपी के फॉर्म में क्या हो जाता है, एनर्जी फाइनली फॉर्म्ड होता है। और इसी एटीपी के फॉर्म में हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी फिक्स होता है। ठीक है, तो चूँकि जितने भी लिविंग सेल्स हैं उन सभी में ही एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस एटीपी को एक और नाम से जाना गया जिसको बायो एनर्जी भी बोला गया। ठीक है ना, एटीपी को ही क्या बोला गया, बायो एनर्जी, यानी कि जैव ऊर्जा, यानी कि जीवों में जो ऊर्जा बन रहा है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिस एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है उसी को बायो एनर्जी बोला गया। ठीक है, ये रहा पहला टर्म। दूसरा ये कि एटीपी को यूनिवर्सल कुरियर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, एटीपी को यूनिवर्सल कैरियर भी बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये एनर्जी को कैरी करते हैं ना, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में, इसलिए इसको यूनिवर्सल कैरियर भी बोला गया। ठीक है, तीसरा वो ये है कि आपको तीसरा जो टर्म है जो जिसको हम लोग सेल्यूलर रिस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। आखिर ये सेल्यूलर रिस्पिरेशन होता क्या है, तो सीधा सा मतलब है कि सेल्स में जो रिस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है ना, उसको सेलुलर रिस्पिरेशन बोला गया। दैट मीन्स सेल्स में ही तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स से सेल्स में ब्लड के द्वारा क्या होता है, अलग अलग सेल्स तक प्रोवाइड कराया जाता है, पहुंचता है, और उन्हीं सेल्स में क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हम लोग लिए रहते हैं उनका क्या होता है, फाइनली ऑक्सीडेशन होता है, जिसके बाद एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो चूँकि सेल्स के द्वारा इसको परफॉर्म किया जा रहा है इन फंक्शंस को, रिस्पिरेशन के प्रोसेसेस को, इसलिए इस टर्म को सेलुलर रिस्पिरेशन बोला गया। ठीक है ना, फिलहाल ये रहा। एक चौथा जो टॉपिक है वो ये है कि चूँकि ग्लूकोज ही क्या होता है, सही मायने में हमारे बॉडी में जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है वो ग्लूकोज का ही होता है। ठीक है ना, तो इसी के वजह से जो ग्लूकोज है उसको सेलुलर फ्यूल भी बोला जाता है। ठीक है ना, फ्यूल तो समझ नहीं आता है हम लोगों को कि फ्यूल क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ जो भी बाइक वगैरह होता है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, मोटर व्हीकल्स, उन सभी को चलाने के लिए, उन सभी को बढ़ने के लिए, उनमें मोशन हो, ठीक है ना, वो अपने अपने कामों को परफॉर्म कर सकें, उसके लिए क्या होता है, उसमें हम लोग फ्यूल डालते हैं ना, डीजल, पेट्रोल। वैसे ही हमारा भी बॉडी क्या है, एक इंजन ही तो है, जिसको अलग अलग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग वर्क को करने के लिए क्या होता है, एक खास तरह का फ्यूल चाहिए। ठीक है ना, तो वो फ्यूल हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में हमको प्रोवाइड होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल भी बोला गया। बस इतना ही, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो चूँकि हमारा जो रिस्पिरेशन है ये तो समझ में आया कि ये सही मायने में बस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए परफॉर्म होता है। ठीक है ना, तो इस बेसिस पे रिस्पिरेशन को क्या किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है ना, सेलुलर रिस्पिरेशन के बेसिस पे जितना भी रिस्पिरेशन है पूरे के पूरे रिस्पिरेशन प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले प्रोसेसेस को एनएरोबिक, दैट मीन्स अवायवीय रिस्पिरेशन बोला गया, श्वसन बोला गया। ठीक है ना, अवायवीय, एनएरोबिक का मतलब हुआ जहाँ पे हमारा क्या नहीं हो, एयर नहीं हो। ठीक है ना, एनएरोबिक का एक वर्ड में अगर मीनिंग हो तो एब्सेंस ऑफ क्या, एयर। ठीक है ना, उसको क्या बोला गया, एनएरोबिक बोला गया। ठीक है ना, दूसरा जो है उसको बोला गया एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में देख सकते हैं कि रिस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ एरोबिक रिस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज़ क्या, एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि ऐसा रिस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें एयर क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको एरोबिक बोला गया। ठीक है ना, ठीक इसके अपोजिट एनएरोबिक का मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ एयर, दैट मीन्स रिस्पिरेशन का वो प्रोसेस, ठीक है ना, जिसमें एयर प्रेजेंट नहीं हो, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो। एयर का मतलब क्या, ऑक्सीजन। ठीक है ना, इन दोनों के बारे में कुछ जो इनकी फीचर्स है उसके बारे में लिखा गया नीचे कि एरोबिक को डिफाइन किया है कि टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये प्रोसेस तभी परफॉर्म होगा जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन टेक करता है। ठीक है ना, दूसरा अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रिस्पिरेशन के ये 4 फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं कि इन्हीं चारों स्टेट में क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन परफॉर्म होता है। तो दूसरा जो स्टेज है उसको बोला गया अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो ये रिस्पिरेशन जब भी होगा, एरोबिक रिस्पिरेशन जब भी होगा तो ये हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, सेल्स के। ठीक है ना, तीसरा जो दिया गया है वो है एंड प्रोडक्ट
आर CO2 एंड H2। इस रिस्पिरेशन के बाद जो फाइनली जो इंड प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा CO2 और H2O बनता है, ठीक है ना। और चौथा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीजेज, दैट मीन्स 38 ATP, ठीक है ना। इस रिस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होगा वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब एरोबिक रिस्पिरेशन के बाद एनर्जी रिलीज करेगा वो 38 ATP होगा। यानी कि हम लोग तो कितना सारा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं एनर्जी, यानी कि उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, 38 ATP से। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो उससे 38 ATP एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। अब बात करते हैं एनएरोबिक की, ठीक है ना। सेम हियर, यहाँ पे भी वही लिखा गया है, टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनएरोबिक रिस्पिरेशन तभी परफॉर्म होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है ना। दूसरा, ये जब भी होगा इट अगर्स इन साइटोप्लाज्म, ये जब भी होगा तो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है ना। तीसरा, इंड प्रोडक्ट आर एल्कोहल और लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। पर इस रिस्पिरेशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो इंड प्रोडक्ट बनता है, वो या तो एल्कोहल होगा या फिर लैक्टिक एसिड होगा। एल्कोहल का जो फॉर्मेशन होता है ये एक खास तरह का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसको ईस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। उन्हीं ईस्ट में क्या होता है, जब एनाएरोबिक रिस्पिरेशन परफॉर्म होता है तो उनमें एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और उनको छोड़ के बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, बेसिकली जितने भी एनिमल्स हैं, उन सभी के बॉडी में एनाएरोबिक रिस्पिरेशन के बाद, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों तो समझ में आया कि अल्कोहल और लैक्टिक एसिड किन में बनता है। चलिए, और चौथा इसका जो फीचर है वो ये है कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स 2 ATP। यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि जब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो उसके बाद बस 2 ATP एनर्जी रिलीज होगा। तो इन दोनों ही रिस्पिरेशन में जो डिफरेंस है वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है कि जहाँ ATP आपका एरोबिक रिस्पिरेशन में, यानी कि ऑक्सीजन के परसेंट में 38 ATP एनर्जी को रिलीज कर रहा है, वहीं आपका एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ 2 ही ATP एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ग्लूकोज का, ठीक है ना, आखिर कैसे कैसे क्या होता है बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और एब्सेंस में भी। तो यहाँ पे एक टर्म, ठीक है ना, लिखा गया है ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ठीक है ना। कैसे ग्लूकोज का अलग अलग पाथवे है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। सबसे पहला ग्लूकोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है जी, कार्बोहाइड्रेट का 6 मॉलिक्यूल वाला एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जिसमें कार्बन की संख्या 6, यानी कि 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6, ठीक है ना। तो अगर इसको ये भी बोला जा सकता है कि सिर्फ 6 कार्बन क्या है, 6 मॉलिक्यूल वाला ये कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। जब ये हमारे सेल्स में पहुंचता है, ठीक है ना, तो सेल्स में जैसे ही पहुंचता है तो सेल में आने के बाद ग्लूकोज कहाँ आता है, सबसे पहले साइटोप्लाज्म में आएगा ना जी। यानी कि यहाँ से हमारा क्या होता है, रिस्पिरेशन का शुरुआत होता है, स्टार्ट होता है। पर कौन सा रिस्पिरेशन जी, रिस्पिरेशन को 2 स्टेज में डिवाइड किया गया, एनाएरोबिक और एरोबिक। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म की जब बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म में किस तरह का रिस्पिरेशन होता है, एनाएरोबिक होता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। दैट मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएगा तो इसका एनाएरोबिक टाइप का रिस्पिरेशन का प्रोसेस पाथवे शुरू हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे एनाएरोबिक रिस्पिरेशन का पाथवे शुरू होता है तो जो हमारा ग्लूकोज का जो 6 मॉलिक्यूल वाला कार्बन है ये किस में डिवाइड होता है जी, साइटोप्लाज्म में। ये तुरंत ही साइटोप्लाज्म में 3 मॉलिक्यूल वाले पायरुविक एसिड में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और साथ में एनर्जी रिलीज़ करता है। तो कितना एनर्जी रिलीज़ करेगा, 2 ATP। समझ में आया ना। ये जो पायरुविक एसिड होता है इसको पायरुवेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसका फार्मूला C3H6 और O3 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब ये पायरुविक एसिड, ठीक है ना, ये क्या करता है, अब ये यहाँ से, ठीक है ना, सेल के साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में अब एंटर करता है। चूँकि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के वॉल को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल होता है। इसलिए तो साइटोप्लाज्म में इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और ये स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट जाता है।
पर जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग को पहले भी बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। तो पाइरुवेट की फॉर्म में तो ये जैसे ही एंटर करता है तो आसानी से जो पहला मेम्ब्रेन होता है उससे तो क्रॉस कर लेता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उससे ये क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है ना। देन वहाँ पे अगेन इसका क्या होता है, डिवीज़न होता है, और ये पाइरुवेट से भी छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड होकर तब माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से 3 पाथवे बन जाता है। सबसे पहला जो पाथवे है उसको बोला गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ये होता है ईस्ट में, ठीक है ना। ईस्ट जो एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो इसका पाथवे होता है पाइरुवेट के बाद का, वो भी क्या होता है, आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही होता है, ठीक है ना। और एक्चुअली हमारे जितने भी तरह के व्यापारिक लेवल, जो भी बिजनेस लेवल के जो भी हमारे जो उद्योग हैं, बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है ना, उन सभी में सबसे ज़्यादा जब अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। चूँकि इस प्रोसेस के ज़रिए ईस्ट इकलौता ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, अल्कोहल को फॉर्म्ड करता है, ठीक है ना। तो वाइन वगैरह का जब फॉर्मेशन होता है, बियर वगैरह को बनाया जाता है, तो उसमें इसी प्रोसेस को क्या करा जाता है, अपनाया जाता है, ठीक है ना। तब इसको यहाँ वहाँ पे एनारोबिक नहीं बोल के इसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन। दैट मीन्स पाइरुवेट से क्या करना, अल्कोहल और CO2 के साथ एनर्जी को क्या करना, रिलीज करना, जिस प्रोसेस के जरिए और जिन ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी कि ईस्ट में जब क्या होता है पाइरुवेट, ठीक है ना, उसके बॉडी के एंजाइम्स के जरिए ब्रेक डाउन हो करके इथेनॉल, अल्कोहल, CO2 और एनर्जी को जब क्या करता है, फॉर्म्ड करता है, तो इसी प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन को डिफाइन किया गया है कि द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी बाय ईस्ट, ठीक है ना। ईस्ट में क्या होता है, इसी प्रोसेस के जरिए, जिस प्रोसेस के जरिए इथेनॉल, अल्कोहल, CO2 और एनर्जी को क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, उसी प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। समझ में आया। अब इसका जो दूसरा पाथवे है वो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इमीडिएट, ठीक है ना, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन मस्कुलर सेल्स या फिर मसल्स। अब ये जो दूसरा पाथवे है, ठीक है ना, जिसमें इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, तो ये हम लोग से रिलेटेड है। अच्छा, कभी आप लोग गौर किए हैं जब हम लोग दौड़ना शुरू करते हैं या फिर चलना फिरना शुरू करते हैं तेज़ी से, तो थोड़ी देर चलने के बाद हमारे पैरों में, हाथों में दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे मस्कुलर सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जो जब फंक्शन करना परफॉर्म करते हैं, तो चूँकि हम लोग जब काम करना शुरू करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब उस ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के लिए एनर्जी को बनाना भी तो पड़ेगा जी। तो वो एनर्जी बनेगा कब? तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। तो पर जब हम लोग दौड़ना शुरू करते हैं तो देखिएगा कि नॉर्मली हम लोग सांस हमारा सही चलता है, पर जब कुछ देर दौड़ने के बाद हम लोग हाँफने लगते हैं। हाँफने का मतलब है नाक के अलावा मुंह खोल के भी सांस लेना शुरू कर देते हैं हम लोग। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में तेज़ी से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो उसी तेज़ी से एनर्जी को बनाना भी पड़ता है। उस सिचुएशन में ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। उस सिचुएशन में क्या होता है कि सफिशिएंट एनर्जी के उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए हम लोग को सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए। पर दौड़ने के दौरान एनर्जी तो बहुत तेज़ी से खर्च हो रहा है, पर ऑक्सीजन हम लोग को सही अमाउंट में नहीं मिल पाता। उस सिचुएशन में हमारे मसल सेल्स क्या करते हैं कि तत्काल ही पायरुविक एसिड को, ठीक है ना, दैट मीन्स पायरुवेट को उसी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में वो लोग क्या करता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। देन यहाँ पे लैक्टिक एसिड के फॉर्म में जो ये पायरुविक एसिड होता है, ये क्या हो जाता है, ये हमारे उसी मसल सेल्स में स्टोर हो जाता है। और इसी पायरुविक एसिड के वजह से, इसी लैक्टिक एसिड के वजह से हमारे मसल सेल्स में क्या होता है, हमको दर्द महसूस होता है, पेन महसूस होता है। पर थोड़ी देर बैठने के बाद वो दर्द अपने आप गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग आराम करने लगते हैं, रेस्ट करने लगते हैं, तो फिर से वो लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जैसे ही ऑक्सीजन उसको मिलता है, तत्काल ही वो लैक्टिक एसिड फाइनली CO2 और H2O में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है। और बाकी का जो बचा हुआ जितना भी एनर्जी का ATP का बचा हुआ ATP फॉर्म होता है, वो सब का सब
फिर से हमको क्या कर देता है, गेन कर देता है, ठीक है, दे देता है, ठीक है। ये रहा दूसरा पाथवे। अब बात करते हैं तीसरे पाथवे की, ठीक है ना, जो क्या है, जो सबसे सिंपल और जो ज़्यादातर हम लोग को हमारे बॉडी में परफॉर्म होता है, क्योंकि हम लोग तो पूरा टाइम दौड़ते नहीं रहते हैं, पूरा टाइम वर्क नहीं करते रहते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली जो हमारे बॉडी में जो दूसरे जो सबसे सिंपल और जो सबसे कॉमन पाथवे होता है वो यही होता है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, फाइनली इसी माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा जो ये पायरुविक एसिड होता है यानी कि C3H6O3, ये फाइनली CO2 और H2O में, ठीक है ना, टूट जाता है और साथ में 38 ATP क्या कर देता है, एनर्जी का हमको प्रोवाइड करा देता है। तो चूँकि 38 इसलिए बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि हम दोनों ही स्टेप को जोड़ के 38 ATP बोले हैं, ना कि सिर्फ इस सिंगल वाले स्टेप को, ठीक है ना। दोनों ATP का मतलब है कि साइटोप्लाज्म में जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ वो, और दूसरा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, इन्हीं दोनों को कंज्यूम करने के बाद हमारे बॉडी में जो एनर्जी क्या होता है, बचता है, उसको 38 ATP बोला जाता है। क्योंकि 38 इसलिए बोला गया क्योंकि एनर्जी तो ज़्यादा बनता है, पर जितना बनता है उसमें से 2 ATP हमारे बॉडी से खर्च भी हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे जो लिखा गया है पायरुविक एसिड में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का जब डिवीज़न हुआ तो पायरुविक एसिड और एनर्जी बना, वहाँ पे बनता है एक्चुअली 4 ATP है, पर 2 ATP क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है एनर्जी के प्रोडक्शन में, ठीक है ना। और फाइनली यहाँ पे 2 बचता है और बाकी का 34 ATP एनर्जी वो हमारा फाइनली जब इसका ब्रेकडाउन होता है CO2 और वाटर के फॉर्म में, तो 34 ATP एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है, कहाँ पे, एरोबिक रिस्पिरेशन की प्रोसेस में यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कुल मिला के कितने हो गए, 34 + 2 दैट मीन्स 36, ठीक है ना। सॉरी 36 यहाँ पे रिलीज होता है, तब जाकर 38 होगा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में 36 रिलीज होता है और वहाँ पे कितना होता है साइटोप्लाज्म में, 2 ATP, ठीक है ना, तब जाके क्या हो गया, 38 हुआ, ठीक। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है हमारे बॉडी में क्या, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, ठीक है ना। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग पर्टिकुलरली बारी बारी से हम अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना, कि क्या होता है और कैसे ऑक्सीजन हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए हमारे बाहरी इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे सेल्स तक पहुंचता है, ठीक है, सेल्स तक पहुंचता है, बस ये हमको जानना है इस रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है ना। क्योंकि सेल के अंदर जाने के बाद सेल में क्या होता है ये तो समझ में आता है हम लोग को, अभी सारा का सारा वहीं पढ़ रहे थे हम, पर आखिर हमारे सेल्स तक कैसे पहुंचता है तो इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में स्टडी करेंगे। देन ओके।